हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ डेवलपिंग एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इन सी लैंग्वेज। इससे पहले कि हम लोग ये टॉपिक चालू करें, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन समझना होगा, और लास्ट वीडियो तक ऑलमोस्ट हमने वो पूरा थ्योरी पोर्शन समझ भी लिया है। तो किसी भी बेसिक सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें जितनी भी थ्योरी समझनी थी वो लगभग हम लोग समझ चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना प्रोग्रामिंग पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे और प्रोग्राम बना बनाकर उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में ये थ्योरी पार्ट का ही लास्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार करना है तो क्या क्या स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा। तो समझना चालू करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कंप्यूटर से मुझे कोई भी काम करवाना है तो वो काम हम करवा सकते हैं अगर हम कंप्यूटर को ये समझा सकें कि वो काम करते कैसे हैं। और कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसके साथ कम्युनिकेट करना होगा। कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करें, उसके लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत है, और वो मीडियम क्या होती है? लैंग्वेज। तो हम लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसे समझा सकते हैं कि हम क्या करवाना चाहते हैं उस कंप्यूटर से। हमारे केस में ये लैंग्वेज कौन सी है? सी लैंग्वेज है। लेकिन ये वो लैंग्वेज नहीं है जो मशीन समझती है, कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो कौन सी लैंग्वेज है? 0-1 की लैंग्वेज। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर, जो हमसे इनपुट में ये सी लैंग्वेज लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उस चीज़ को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो इस चीज़ को चालू करने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि हमने हमारे सिस्टम पर कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया होगा। कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। हम लोगों ने 2 कंपाइलर लेते हुए काम चालू किया था, टर्बो कंपाइलर और जीसीसी कंपाइलर। टर्बो कंपाइलर किस तरह से आप ले सकते हो, उसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि टर्बो कंपाइलर आज की तारीख में आउटडेटेड हो चुका है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए जनरली आज की तारीख में टर्बो कंपाइलर यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन स्टिल हमने उसे अपने वीडियो में कंसीडर किया था, वो इसलिए क्योंकि अधिकतर कॉलेजेस स्कूल में आज भी टर्बो कंपाइलर के ऊपर ही स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोगों के लिए एकदम अटपटा ना हो, इसलिए हम लोगों ने टर्बो कंपाइलर को इंस्टॉल करना भी समझा था। लेकिन साथ में एक और कंपाइलर को इंस्टॉल करना समझा था, दैट इज़ जीसीसी कंपाइलर। हमने VS कोड इंस्टॉल किया था एज ID, और उसके बाद हम लोगों ने जीसीसी कंपाइलर भी इंस्टॉल किया था। तो जीसीसी कंपाइलर किस तरह से यूज़ किया जाता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आज की तारीख में जितने भी सॉफ्टवेयर्स तैयार होते हैं वो जनरली इसी जीसीसी कंपाइलर की हेल्प से तैयार होते हैं, तो हमने इसलिए लेटेस्ट टूल को यूज़ किया था। तो ओके, हमारे सिस्टम पर पहले से ही कंपाइलर इंस्टॉल होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहला काम, अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन तैयार करनी है सी लैंग्वेज में, तो हम सबसे पहले अपने कंपाइलर को ओपन करेंगे। अब आपके सिस्टम पर टर्बो कंपाइलर है तो टर्बो कंपाइलर, या जीसीसी कंपाइलर है, या VS कोड IDE है, तो सबसे पहले आप वो VS कोड IDE को ओपन करोगे। उसके बाद आप वो प्रोग्राम टाइप करोगे जो भी काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हो। प्रोग्राम का मतलब कुछ और नहीं होता, प्रोग्राम का मतलब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। जो भी काम आप करवाना चाहते हो कंप्यूटर से, उस काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे हमारे कंप्यूटर को, वो हम एज अ प्रोग्राम लिख देते हैं। तो जो भी काम हमें कंप्यूटर से करवाना है वो काम हम लिख देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो मुझे आता ही नहीं है, तो इसीलिए तो हम लोग ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल चालू किया है। तो किसी भी काम को कैसे करवाते हैं ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये चीज़ चालू भी कर देंगे। तो हम लोग अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे। जब हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जैसा भी हमने डिस्कस भी किया था, कंपाइलर क्या करेगा, हमारे उस प्रोग्राम को जो भी हमने टाइप किया है, ये तो हमने सी लैंग्वेज में, एक आसान सी लैंग्वेज में टाइप कर दिया है, मशीन तो समझ नहीं सकती। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे
वो हमारे पूरे के पूरे कोड को, जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है, उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पर मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होगी, तो वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देगा, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब टर्बो कंपाइलर में हम किस तरह से कंपाइल करते हैं, हमने देखा था हमारे पास एक बटन था, जैसे ही उस बटन पर हम क्लिक करते थे वो हमारा प्रोग्राम को क्या कर देता था, कंपाइल कर देता था। और जीसीसी कंपाइलर में हम VS कोड आईडी में अपने प्रोग्राम को टाइप करते थे और देन जीसीसी कमांड को कॉल करते थे और वो हमारे प्रोग्राम को क्या कर देता था, कंपाइल कर देता था। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, लेकिन हाँ, इस फेज में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए। हो सकता है जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करो तो वो कुछ एरर शो कर दे, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा और वो आपको एरर शो कर दे। अगर ऐसा होता है तो वो एरर्स क्यों आई होंगी, सबसे पहले तो उस टाइप के एरर को बोलते क्यों हैं, क्या है, कंपाइल टाइम एरर। अब ये कंपाइल टाइम एरर क्यों आई होंगी उसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं हो सकता है हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाए। ये कंपाइल टाइम एरर होती क्या है उसे समझें। देखिए, कंपाइलर का काम है आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना किस में, मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लिख दो जिसे कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता, जिसे हमारा कंपाइलर समझ ही नहीं सकता, तो उसे कैसे वो कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपाइलर को सिंपल वर्ड्स में हम ट्रांसलेटर कह सकते हैं, जिसका काम है एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया, ही इज अ बॉय। तो ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। अगर आप एक ट्रांसलेटर हो जो हिंदी को इंग्लिश या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो और मैं आपसे बोलूं कि आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, आप बहुत आसानी से इसे क्या कर दोगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बॉय की जगह यॉब लिख दूं और बोलूं कि अब इसको ट्रांसलेट करो, तो क्या अभी भी आप इसे ट्रांसलेट कर पाओगे? नहीं, आप बोलोगे कि इस वर्ड का मतलब आपको नहीं पता, और क्योंकि आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता तो आप इसे क्या नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से अगर आपने प्रोग्राम को टाइप करते टाइम पर किसी कीवर्ड की या प्री डिफाइंड वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी तो फिर आपका कंपाइलर उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा और एरर जनरेट कर देगा। जरूरी नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक करी हो, और भी रीज़न हो सकते हैं, अभी मैं उस पर आऊँगा। तो अगर आपने कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी तो फिर वहाँ पर आपका कंपाइलर उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा और एरर के फॉर्म में आपको इंडिकेट करेगा कि भैया आपने कुछ गलती करी है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रांसलेटर ने यहाँ पर बोला कि भैया इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता। तो वो बाकायदा आपको बताएगा कौन सी लाइन पर किस कारण से वो इस प्रोग्राम को क्या नहीं कर पा रहा, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। आपका काम होगा उस एरर मैसेज को देखो और समझो कि इसने क्यों एरर जनरेट करी है, और वापस से आप कहाँ पर जाओगे, इस पेज पर यानी एडिट प्रोग्राम वाले पेज पर जाओगे, अपनी गलतियों को सही करोगे और वापस से कंपाइल करोगे और फिर से देखोगे, हो सकता है फिर से एरर आ जाए। अगर फिर से एरर आ गई तो फिर चेक करोगे कहीं और तो आपने गलती नहीं करी है। वो बाकायदा बताएगा आपको कहाँ गलती करी, तो आपको वो बताएगा और आप फिर से चेक करोगे आपने क्या गलती करी है और उसके बाद उसे फिर से करेक्ट करोगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कंपाइल टाइम एरर क्यों आती है। अगर इसके दो रीज़न है, पहला रीज़न कि आपने हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक करी हो। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं इंट a, b, कुछ भी इस तरह से हम लोग मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंट की जगह मैं लिख दूं 10 a, b, तो क्या मेरा कंपाइलर इसे समझ पाएगा? मेरे कंपाइलर को तो सिर्फ इतना पता है कि इंट होता है। ये 10 क्या होता है, इंग्लिश में ये एक वैलिड वर्ड है 10, लेकिन कंपाइलर, हमारे सी कंपाइलर के लिए ये वर्ड वैलिड नहीं है। उसे 10 का मतलब नहीं पता, उसकी डिक्शनरी में इस वर्ड का मतलब नहीं है, तो वो हमें क्या कर देगा, एक एरर थ्रो कर देगा। तो अगर आपने कोई भी ऐसा वर्ड लिखा जो उसकी डिक्शनरी में डिफाइन नहीं है तो फिर वो क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। रीज़न नंबर 1।
रीज़न नंबर 2 इस टाइम पर एरर आने का वो ये है, मान लो इस एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं, ही इज़ अ बॉय वाले पर। मैं इसे फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा बॉय ही इज। तो क्या इस सेंटेंस में किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत है? नहीं। तो क्या कंपाइलर इसमें एरर नहीं देगा? क्या आप इसे ट्रांसलेट कर पाओगे? आप अभी भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। हाँ, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, शायद आप समझ सको कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिख दूँ यहाँ पर, जिसकी ग्रामर अगर मैं गलत लिख दूँ, तो क्या आप समझ पाओगे कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूँ? आप नहीं समझ सकते। और क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे तो आप उसे क्या भी नहीं कर पाओगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि आपने आपके प्रोग्राम में सारी स्पेलिंग सही लिखी हो, लेकिन जो सिंटेक्स हमारी सी लैंग्वेज का है, जो ग्रामर हमारी सी लैंग्वेज की है, अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया, वो गलत लिख दी, तो भी आपको कंपाइल टाइम पर क्या हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा। मतलब जैसे हमारी ग्रामर ये कहती है कि हमें पहले डेटा टाइप लिखना है और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस भी नाम से हम मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया, आपने पहले लिखा कि वेरिएबल का नाम लिख दिया और उसके बाद आपने क्या लिख दिया, डेटा टाइप लिखा, तो ये वो ग्रामर नहीं है वो जो समझ सकता है। वो सिर्फ इस तरह की ग्रामर को समझता है जहां पर डेटा टाइप पहले आता है, स्पेस फॉलोड बाय जितने भी वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने हैं। तो अगर आपने ग्रामर उल्टी लिख दी या गलत लिख दी, तो भी वो क्या करेगा, कंपाइल टाइम पर एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया, ट्रांसलेट कैसे करेगा। तो इन कारणों से आप देखोगे कि कंपाइल टाइम पर मैक्सिमम एरर आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा कंपाइलर हमें बिल्कुल बताता है कि किस कारण से वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। समटाइम्स वो एग्जैक्टली नहीं बता पाता, लगभग हमें बताता है कि यहाँ पर आपने कुछ गलती करी है जिस कारण से ट्रांसलेट नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब नेक्स्ट वीडियो से जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन चालू करेंगे, तो आप कोशिश करें कि खुद से प्रोग्राम टाइप करें। हो सकता है उसमें एरर्स आए, और अगर एरर आती हैं तो उन एरर्स को आप लोग पढ़ें। पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि इस तरह की एरर वो कब दिखाता है। आई मीन अगर दोबारा कभी आपने वही गलती करी तो आप पहचान जाओगे कि ये एरर पहले भी आया था और उस वक्त मैंने ये गलती करी थी, तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से वो एरर सुधार पाओगे। देखिए, एक अच्छा प्रोग्रामर वो नहीं होता जो एक बार में पूरा सही प्रोग्राम लिख दे। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो अपनी गलतियों को सुधार सके। आई मीन कोई भी डेवलपर इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो एक ही बार में पूरा सही प्रोग्राम लिख दे। वो प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें एरर आती है, उन्हें कंपाइल करते हैं, एरर आएगी, उसे रेक्टिफाई करते हैं और उसको वापस से सही करके अपने प्रोग्राम को सही करते हैं। तो ये एक पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर को तैयार करने का। तो इसमें आप बेहतर तभी हो सकते हैं जब आपको पता हो कि ये इस तरह की एरर कब आती है। तो जितनी ज़्यादा आप गलतियां करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उतने एरर्स के बारे में आपको पता होगा कि इस तरह की एरर कब आती है और आप उसे सुधारने में आपको आसानी मिलेगी। तो आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी, आप एरर को देखते से समझ जाओगे कि आपने कहाँ किस लाइन में कैसी गलती करी है। ओके, हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ओके, तो होगा ऐसा कि आपने इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद अगर एरर आई तो उसको सॉल्व किया और ऐसी साइकिल चलती जाएगी। एक टाइम आएगा जब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगी, तो आप का कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। आई मीन कंपाइलर ने तो सिर्फ ट्रांसलेट किया है, रन करने का मतलब आप अपने प्रोग्राम को हैंड ओवर कर दोगे किसको, प्रोसेसर को, ताकि वो उसको रीड करते हुए उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके जो भी आपने उसे करने के लिए बोला है। अगेन, टर्बो कंपाइलर या जीसीसी कंपाइलर में ये काम हम कैसे करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम रन करेंगे। हो सकता है इस टाइम पर भी एरर आ जाए। अगर एरर आई तो आप वापस से कौन से पेज पर चले जाओगे, टाइप और एडिट प्रोग्राम वाले पेज पर चले जाओगे, वापस से अपनी एरर को सॉल्व करोगे, फिर से कंपाइल करोगे। अगर कोई एरर आई तो फिर से ये साइकिल रिपीट करोगे, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया तो फिर से रन करोगे, अगर फिर से एरर आई तो ये पेज फिर से रिपीट करोगे। करते रहोगे
जब तक यहाँ के भी एरर्स क्या ना हो जाएं, रिजॉल्व ना हो जाएं। लेकिन रन टाइम पर आने वाली एरर को हम बोलते हैं रन टाइम एरर, और ये कंपाइल टाइम से डिफरेंट होती है। कंपाइल टाइम पर एरर क्यों आती है? क्योंकि हमने सिंटेक्स में या कोई वर्ड की स्पेलिंग गलत करी हुई है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की एरर नहीं होंगी, यहाँ पर एरर आने के रीजंस कुछ और होंगे। अब यहाँ पर एरर क्यों आएगी वो ध्यान से समझो। मान लो मुझे एक प्रोग्राम बनाना था जो 2 नंबर का सम करे, तो आपने लिखा सम इक्वल्स टू var1 माइनस var2। अब देखिए, आपको करवाना क्या था? समीशन कराना था, ऐड करवाना था। लेकिन गलती से आपने अगर टाइपिंग मिस्टेक कर दी और प्लस की जगह कौन सा साइन लगा दिया? माइनस साइन। तो हमारे कंप्यूटर को क्या पता आप क्या करवाना चाहते थे? आपने जो दिया उसने वो किया, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो आउटपुट नहीं देगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 नंबर के एडिशन का, आंसर वो क्या दे रहा है? 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट भी दिख रहा होगा, लेकिन शायद ये वो आउटपुट नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट पर आ गया तो आप सोचो कि हमारा काम हो गया है। नहीं, हमारा काम नहीं हुआ है। हमें हमारे आउटपुट को टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंट इनपुट्स देते हुए अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे कि क्या हर सिचुएशन पर ये हमें वही आउटपुट दे रहा है जो एक्सपेक्टेड था। तो अगर वो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं दे रहा तो हम वापस से अपने प्रोग्राम पर जाएंगे और चेक करेंगे कि ऐसा हमने क्या लिख दिया कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर आपको कोई वार्निंग नहीं मिलने वाली, वो आपको नहीं बताने वाला कि किस लाइन पर आपने गलती करी है, क्योंकि उसके हिसाब से तो प्रोग्राम सही है। आपके हिसाब से प्रोग्राम गलत है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा। तो आपको पूरे प्रोग्राम में खुद से एनालिसिस करना होगा कि आपने कहाँ गलती करी है, और उसके बाद फिर से इन फेजेस को कंटिन्यू करते हुए आपको अपने प्रोग्राम को रन करना होगा। तो हो सकता है आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी है जिस कारण से आपका आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा, या हो सकता है आपने कोई लॉजिक ही गलत बनाया हो, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उससे आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ ही नहीं सकता। तो ये आपको खुद टेस्ट करना होगा और उनको सही करना होगा, और ये प्रैक्टिस से आएगा। तो यही चीज़ हम अपने प्रोग्रामिंग सेक्शन में सीखेंगे भी। तो हो सकता है जब मैं आपको कोई असाइनमेंट दूं और आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें तो आपका आउटपुट वो ना आए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो घबराने की बात नहीं है, ये एक पार्ट है प्रोग्रामिंग का। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आप वापस से चेक करो आपने कहाँ गलती करी है, और उसको सही करते हुए एक टाइम आएगा जब आपके प्रोग्राम से आउटपुट सही आने लगेगा। पहली बार में हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको एरर्स के बारे में पता चलते जाएगा, आपको डायग्नोसिस करना आने लगेगा। आप देखोगे आप रन टाइम एरर्स बड़ी जल्दी निकाल पाओगे। अच्छा, रन टाइम एरर आने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक करी हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 से डिवाइड कराया और वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो अगेन आपको पता है कि इस तरह की इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती, इसकी एक इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, तो भी रन टाइम पर क्या हो सकता है? एरर आ सकता है। या आप स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल रहे हो और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आपने पास कर दी, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपने लॉजिक गलत लिखे हैं। तो ये सब एक रन टाइम पर क्या कर देंगे? एरर जनरेट कर देंगे। तो इन एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ कारण हैं जिस कारण से रन टाइम पर एरर्स आ सकती है। और अगर आपने हर तरह से इनपुट देते हुए टेस्ट कर लिया है कि आपका प्रोग्राम वही आउटपुट दे रहा है जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट मीन्स आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, आप इसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी और आप उसे मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होगी किसी भी एप्लीकेशन को तैयार करने की, और जब हम कोई प्रोग्राम पढ़ेंगे बनाएंगे तो हम ये सारी चीज़ों का डिस्कशन भी करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।
तो लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना लाइक इस वीडियो को ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक कोडिंग की पाठशाला मेरे इस चैनल को एक्सेस नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें कोडिंग की पाठशाला, आप मेरे चैनल तक आ जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। आपको सारे वीडियोस मेरे इस प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप यहाँ प्लेलिस्ट पे जाएंगे, व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी अभी तक मैंने अपलोड किए हुए हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये भी करूँगा कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट या व्हाट्सएप ग्रुप या और भी जगह अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट मीडियम मिल जाएंगे जहाँ पर आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। टिल देन, बाय।